हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री गणेशाय नमः। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कि आवर इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए बच्चों को कंफ्यूज भी रहता है, ठीक है ना, लेकिन एक बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आपको बस समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा, अलग से खुद से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अवर इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम क्या है, अवर इन्वायरमेंट। अब आप इस चैप्टर को हिंदी में समझिए, ठीक है ना। अवर इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं हमारा पर्यावरण। अब ये हमारा पर्यावरण क्या है, तो देखिए हमारे पर्यावरण में मौजूद समस्त चीजें जैसे पानी, जल, हवा, है ना, धूप, ठीक है, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, ये सभी काय में आते हैं, हमारे पर्यावरण में आते हैं। और यही सभी चीजें क्या है, अवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण है। अब देखिए अब हम बात करते हैं अवर इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण में दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं जैव घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या होते हैं आपको मैं समझाऊंगी, समझिएगा। अब एक और चीज आती है वो है अजैव घटक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया जैव घटक क्या होते हैं, अजैव घटक क्या होते हैं। अगर हिंदी मीडियम से पूछ लिया जाए तब भी कंफ्यूजिंग, इंग्लिश मीडियम से बोल दिया जाए कि बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं तब भी कंफ्यूजिंग होती है। पर आज इस वीडियो के बाद कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला है। तो देखिए जैव घटक हिंदी में, इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आ गए, यानी जैव घटक में पौधे, जानवर, मनुष्य, बैक्टीरिया और फंगस, इन सभी चीजों में, है ना। जैसे जानवर, जानवर तो जानवर हो गए, है ना, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, ये सब क्या है, जानवर। हम इंसान, ठीक है ना, पेड़ पौधे, है ना, और उसके बाद में कौन, बैक्टीरिया और फंगस, कीड़े मकोड़े जो पानी के अंदर रहते हैं, मच्छर मक्खी, ये क्या हो गए, बैक्टीरिया और फंगस हो गए। तो ये सभी क्या है, जीवित है। कैसे जीवित है, देखो ये ऐसे ऐसे करके यूं यूं भागते हैं ना, चलते हैं, यूं आराम आराम से चलते हैं, है ना, खाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना, चलते हैं, फिरते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, कैसे हो गए, जीवित हो गए। तो जिनमें जान है, जो जीवित है, वो कैसे कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैव घटक, यानी जिनमें जीवन होता है, जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, जानवर, मनुष्य, बैक्टीरिया, फंगस, इनमें जान होती है, ये जीवित होते हैं, ये चलते हैं फिरते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स, जैव घटक, ठीक है। आपको एक बच्चा किसी का सवाल आ जाएगा कि मैडम पौधे कैसे चलते फिरते होंगे। पौधे बेटा चलते नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, तो उनकी वो जब जोर जोर से ऐसे कैसे करके हिलते हैं तो देखा कितनी तेज उनकी हवा हमारे को आती है, ठंडी ठंडी गर्मी के मौसम में, वो ऐसे ऐसे करके हिलते हैं। तो ये हिलते डुलते और सांस भी लेते और अपना भोजन भी बनाते। अभी आगे हम समझेंगे पौधों के बारे में, ठीक है। तो ये सभी काय में आ गए, बायोटिक कंपोनेंट्स में। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट, देखिए अजैव घटक, अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंग्लिश में, जिनमें जीवन ही नहीं होता, मतलब जिनमें जान ही नहीं होता, वो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैव घटक। कौन कौन से, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और तापमान, इन सभी में क्या होता है प्यारे बच्चों, इन सभी में क्या है, जान नहीं है, ये जीवित नहीं है, ये निर्जीव है ना, ना ये सांस लेते, ना ये कुछ खाते। कभी देखा आपने मिट्टी को कुछ खाना खाते हुए, नहीं खाते, ठीक है। पानी कभी कुछ खाता है या पानी कभी मरता है, नहीं मरता, ठीक है। हवा भी नहीं मरती, कोई भी नहीं मरता। तो ये सभी क्या हो गए, जीवन ही नहीं है इनमें, तो ये निर्जीव है ना, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। हवा में, पानी में, मिट्टी में, सूर्य का प्रकाश और तापमान में जीवन नहीं है, ठीक है। ना ये चलते हैं ना फिरते हैं, है ना, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये जीवित नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो हम इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, और पेड़ पौधे भी, क्योंकि हम सब सांस लेते हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड है, पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर हम लोगों का जीवन है। अगर ये नहीं है सभी चीजें तो हमारा जीवन भी नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो हम क्या है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये अजैव घटक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कैसे हो गए, जिनमें जीवन ही नहीं होता, और जैव घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जिनमें जीवन। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए अभी तक तो आप समझ चुके हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अवर इन्वायरमेंट चैप्टर का
अब हम आगे एक चीज समझने वाले हैं, एक टॉपिक जिसपे आप सबसे ज्यादा अटकते हो, फंसते हो। क्या, कौन सा टॉपिक मैडम बताओ? देखो, इकोसिस्टम। अब आप बोलोगे मैडम इकोसिस्टम क्या है, बताइए। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, मतलब सॉरी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसी में रहता है, इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनकर आता है और बच्चा एग्जाम में गलत लिख देता है। तो अब ये सही करेंगे इस वीडियो में, समझे? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, जब बायोटिक प्लस एबायोटिक, देखिए ऐसा क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम में कि बताइए इकोसिस्टम क्या होता है, तो आप कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखना कि जब बायोटिक प्लस एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक जगह रहते हैं, एक जगह, कहाँ पर? एक जगह, तो वो क्या हो जाते हैं? एक प्रकार का इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम। अब आप बोलोगे मैडम बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरे माथे के ऊपर से गया है, आप ढंग से समझाओ। तो देखो मैंने अभी आपको बायोटिक और एबायोटिक अच्छे से समझाया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जो चीजें जीवित है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी जीवित है। तो जो जीवित चीजें होती हैं वो काय में आती है? बायोटिक में। जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, जैसे हवा, पानी, धूप, मिट्टी, जिनमें जान नहीं है, धूप में, पानी में, हवा में जान नहीं है, खाती नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं रहती, खुद के जीवन में मस्त रहती है, कौन? मिट्टी, हवा, पानी, तो वो क्या हो गई? एबायोटिक, है ना। तो बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स एक जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं? एक जगह पे, तो वही क्या हो जाता है? एक प्रकार का इकोसिस्टम। जैसे मैं मेरे उदाहरण को समझाती हूँ आपको। मान लो मैं हूँ, है ना, मैं कहाँ पे रहती हूँ? धरती पे। आप भी धरती पे रहते होगे, है ना, इंसान, जानवर धरती पर ही रहता है। और मैं सोचिए, मेरी मुंह नाक थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, मेरी सांस बंद कर दीजिए, तो मैं मर जाऊंगी। मैं 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन पानी ना पीऊं तब भी मैं मर जाऊंगी, खाना ना खाऊं तब भी मर जाऊंगी। तो मैं किस पर निर्भर हूं? पानी पे, हवा पे और खाने पे। तो जब मैं इन सब पे निर्भर हूं, और पानी, हवा क्या है? एक प्रकार का एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। पानी, हवा काय में आता है? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। मतलब पानी और हवा जीवित नहीं है, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स में मैं खुद आती हूँ, इंसान, जानवर, है ना। तो मैं जीवित हूँ, और मैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे निर्भर रहते हैं, तो वही एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है। एक इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहाँ रहते हैं? एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इकोसिस्टम। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो इकोसिस्टम। अब एक तालाब के उदाहरण से समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं। देखिए, ट्रिक लाए हैं तालाब की। तालाब में क्या होता है? पानी ही तो होता है, और क्या होएगा? अब देखिए, अभी आपको इकोसिस्टम समझाते हैं कि ये इकोसिस्टम का अर्थ क्या होता है हिंदी में। देखिए, इको और सिस्टम को तोड़ते हैं, क्या करेंगे? तोड़ेंगे, फिर आपस में जोड़ेंगे। देखिए, इको का मतलब होता है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ठीक है। और सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था, मतलब कि पर्यावरण की व्यवस्था ही क्या होता है? इको सिस्टम। अब तालाब पे वापस आते हैं, है ना। तालाब में क्या होता है? पानी, है ना। तालाब में क्या होता है? पानी। पानी के थोड़ा आसपास आप जब तालाब में देखेगा तो आसपास क्या होता है? मिट्टी, है ना। पानी के अंदर क्या होती है? मछली। और मिट्टी के जो तालाब के आसपास जो मिट्टी रहती है उसके ऊपर आप देखते हैं ना, थोड़े थोड़े पौधे निकल आते हैं, तो मिट्टी के अंदर क्या रहता है? पौधा। और एक तालाब के अंदर ही ये सभी चीजें क्या है? एक प्रकार का इकोसिस्टम है। तालाब के अंदर ये सभी चीजें क्या हो गई? इकोसिस्टम। पानी, मिट्टी, मछली और पौधे। अब आपको मैंने अभी समझाया था बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। देखिए, पानी क्या है? एबायोटिक, क्योंकि इसमें जान नहीं है, ये निर्जीव है। मिट्टी क्या है? एबायोटिक, इसमें भी जान नहीं, ये भी निर्जीव है। लेकिन मछली, ये क्या है? बायोटिक। क्यों? क्योंकि इसमें जान है और ये जीवित है, खाती है, पीती है, सोती है, जगती है, सब करती है। और पौधे, पौधे भी क्या है? बायोटिक। ये भी क्या कर सकते हैं? चल सकते, सॉरी चलते तो नहीं, पौधे नहीं चलते, ये हिल डुल सकते हैं, ऐसे 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 हिलते डुलते हैं। तो क्या आती है हमारे पास? हवा आती है ना। और हमारी वातावरण को, हमारी हवा को क्या करते हैं? पौधे शुद्ध करते हैं। तो इनमें भी जान होती है, तो ये क्या है? बायोटिक। मछली क्या है? बायोटिक। मिट्टी क्या है? एबायोटिक। पानी क्या है? एबायोटिक। अब आपको थोड़ा सा और अंदर एकदम डीप में समझाते हैं। मान लीजिए मछली जो है ये पानी में रहेगी, है ना। आपने कहावत सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। समझे? तो मछली क्या है? मछली है जल की रानी, जीवन ही उसका पानी। मछली
जल की रानी, जीवन उसका पानी, हाथ लगा दो डर जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी। तो मछली क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। और पानी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जब बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ रहते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वही एक प्रकार का क्या होता है? इकोसिस्टम। समझे? पौधे क्या है? देखिए मिट्टी में क्या रहते हैं? पौधे। पौधे काहे में उगते हैं? मिट्टी में। अगर मिट्टी नहीं तो पौधे भी नहीं, और उसी वजह से हमारी हवा, स्वच्छ हवा भी नहीं। तो पौधे काहे में उगते हैं? मिट्टी में। और मिट्टी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। पौधे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पौधे किस पर जीवित रहते हैं या किस में उगते हैं? तो मिट्टी में। ठीक है, तो जब बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स में एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं तो वही क्या हो जाता है? एक प्रकार का इकोसिस्टम। समझे? समझ में आ गया? एग्जाम में पूछे तो लिख आएंगे आप आराम से। ठीक है, कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जब एक साथ एक जगह रहते हैं तो वही एक प्रकार का क्या होता है? इकोसिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोसिस्टम क्या होता है तो आप ऐसा ही लिखिएगा। अब समझते हैं तालाब से। देखिए तालाब क्या है? एक्वाटिक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब तो हो गया पर्यावरण व्यवस्था, और एक्वाटिक क्या होता है? तालाब। तो तालाब में क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है? एक साथ रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। तो वही क्या हो गया? इकोसिस्टम। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम समझने वाले हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है, यानी उत्पादक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। देखिए अभी आपको पहले हम पूरा डिटेल में समझा देंगे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक क्या होता है, फिर हम डिटेल में आपको समझाएंगे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता क्या होता है। याद रखना कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं, ये भी आपको अभी हम यहाँ पर समझा देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर क्या होता है। उत्पादक का मतलब होता है उत्पादन, यानी खाना बनाने वाला, जो खाने का उत्पादन करता है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक। देखिए प्रोड्यूसर यानी उत्पादक वे होते हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं। कौन होते हैं प्रोड्यूसर? वे होते हैं जो खुद क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ट्रिक से समझना, कौन? क्वेश्चन पूछा तो आपके माइंड में आएगा कौन? तो देखिए सिर्फ पौधे, ये पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, है ना, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन पूछे तो यही आंसर लिखना। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या होता है, तो लिखना कि जो खुद अपना खाना बनाते हैं उन्हें ही प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। कौन? तो सिर्फ पौधे, या क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, सिर्फ अपना खाना खुद बनाते हैं। समझ में आया? अब देखिए कैसे खाना कैसे बनाते हैं पौधे, तो देखिए पानी से, है ना, हवा से और धूप यानी सूरज की रोशनी से ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोस्थाइसिस। फोटोस्थाइसिस क्या कहते हैं? फोटोस्थाइसिस, इस प्रक्रिया को, है ना। पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पानी से, हवा से, धूप से। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोस्थाइसिस। अब अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में कि बताइए कंज्यूमर क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, या उत्पादक क्या होता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक, बस इतना सा लाइन लिख आना कि ट्रिक से जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं यानी खुद से बनाते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कंज्यूमर या उपभोक्ता क्या होता है। देखिए कंज्यूमर वे होते हैं, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोग, उपभोक्ता, भोग मतलब खाने वाला, भोग, भोगन, भोग खाया, है ना, तो उपभोक्ता, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। देखिए कंज्यूमर वे होते हैं यानी उपभोक्ता वे होते हैं जो खुद खाना नहीं बना सकते, है ना, खुद खाना नहीं बना सकते और दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट, निर्भर होते हैं। जैसे कि जानवर और इंसान, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? खाना नहीं बना सकते, हम क्या करते हैं? दूसरी चीज़ों पर निर्भर है। जैसे कि पेड़ में सब्जियां लगी है या फल फ्रूट लगे तो तोड़ के खा लेंगे, तो हम क्या है? दूसरी चीज़ पर निर्भर है ना। जो जानवर है, जानवर ये क्या करता है? दूसरे अन्य जानवर को मार देता है और खा लेता है। जैसे कि शेर बकरी को मार के खा जाता है ना। तो ये क्या है? हम क्या है? दूसरों पर निर्भर है ना। जानवर और इंसान क्या है? दूसरी चीज़ों पर निर्भर है। तो हम क्या हो गए? क्या हो गए हम? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर हो गए।
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए कंज्यूमर या उपभोक्ता क्या होता है, तो कहना कंज्यूमर या उपभोक्ता वे जीव हैं जो भोजन के लिए, है ना, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अब देखिए कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं। हम आपको डिटेल में समझाते हैं, समझिए वीडियो में। प्यारे बच्चों देखिए अभी हम समझ रहे थे कि कंज्यूमर क्या होता है ना, कंज्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं, उपभोक्ता, ठीक है। और देखिए कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक तो प्राइमरी, एक द्वितीयक, है ना, एक सेकेंडरी और एक तृतीयक कंज्यूमर होता है। 3 प्रकार के क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर का हम समझ चुके हैं, है ना, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, है ना, यानी उत्पादक क्या होते हैं, ये हम समझ चुके हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब हम क्या समझ रहे हैं कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता क्या होता है। देखिए एग्जाम में ठीक क्वेश्चन कैसा पूछते हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता है ये क्या होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी से मिलकर बने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या देखना कि जो जीव अपना भोजन, है ना, स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं बना सकते, खुद से नहीं बना सकते, अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3, 1 2 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अभी हम समझेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, फिर हम सेकेंडरी समझेंगे, फिर हम तृतीयक यानी तीसरा वाला कंज्यूमर क्या होता है ये समझने वाले। तो आप 1 बाय 1 समझते जाइए। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं, सीधे पौधों को खाते हैं। जैसे कि गाय, है ना, ये क्या करती है, पौधों को खाती है, हरी सब्जियों को खाती है, फल फ्रूट को खाती है, कौन, गाय, है ना। बकरी ये भी वही करती है ना, पौधे, हरी सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह खाती है, कौन, बकरी। और हिरण भी मांस वगैरह नहीं खाती, याद रखना, हिरण भी पौधे, है ना, फल फ्रूट वगैरह खाती है, कौन, हिरण। तो गाय, बकरी, हिरण ये तीनों क्या है, ये तीनों पौधों को खाते हैं, ठीक है, हरी सब्जियों को खाते हैं। तो ये काय में आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बताओ प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है, तो कहना गाय, बकरी, हिरण। सिंपल, समझे कि बकरी, गाय, हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीधे पौधों को, हरी सब्जियों को, फल फ्रूट को खाते हैं। कितना सिंपल था, है ना। अब देखिए ये तीनों जानवर काय में निर्भर है, पौधों पर निर्भर रहते हैं, है ना। गाय, बकरी, हिरण किस पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर है ना। इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो पौधों को खाने वाला कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या करता है, डायरेक्ट सिर्फ काय को खाता है, पौधों को खाता है। तो पौधों को खाने वाला कौन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर में आता है। और प्राइमरी कंज्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड एग्जाम वाले कि बताओ प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, तो कहना बकरी, गाय और बकरी, गाय और हिरण ये तीनों किसको खाते हैं, ये प्राथमिक कंज्यूमर में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये पौधों को खाते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है इस पे बात करेंगे। फिर तीसरा जो तृतीयक कंज्यूमर है वो क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन से जानवर आते हैं, ठीक है। हम समझ चुके हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से जानवर आते हैं, तो गाय, बकरी और हिरण ये तीनों काय में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में यानी प्रथम उपभोक्ता में, क्योंकि ये लोग घास, पेड़ पौधे और फल फ्रूट खाते हैं। अब हम सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर का समझेंगे यानी द्वितीयक उपभोक्ता में कौन से जानवर आते हैं। देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर को हिंदी में कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, है ना, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। अब कौन खाते हैं, तो देखिए शेर, बाघ और लोमड़ी, है ना। शेर, बाघ और लोमड़ी ये तीनों जानवर हिरण को, गाय को और बकरी को खाते हैं, है ना। यानी प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। घूम रही है ये चेन, घूम रही है नहीं,
हम आपको चेन फूड में भी समझाएंगे, इसी चैप्टर में चेन फूड में आपको समझाएंगे। आगे आगे आप समझिए, पूरा चैप्टर एकदम क्लियर करके यहाँ पर वन शॉट में समझा देंगे। तो शेर हिरण को खाता है ना, गाय को भी खाता है, बकरी को भी खाता है, ठीक है। बाघ और लोमड़ी ये तीनों जानवर जो है ये बहुत घातक जानवर है। ये क्या करते हैं, हिरण गाय और बकरी को खाते हैं। और हिरण गाय बकरी काय में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में, है ना, आपको समझाया ना। और ये हिरण गाय बकरी क्या खाते हैं, तो घास, है ना, फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं। और शेर और बाघ और लोमड़ी ये काय में आते हैं, तो क्या ना, सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, तो आप सीधा लिखना कि भैया सेकेंडरी कंज्यूमर में शेर बाघ और लोमड़ी आते हैं। और ये क्या करते हैं, हिरण गाय बकरी को खाते हैं। अब देखिए शेर क्या करता है, बकरी को खाता है, आपको मालूम है ये बात तो, है ना। इसलिए शेर क्या है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। शेर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी बकरी काय में आती है, प्राइमरी कंज्यूमर में आती है। तो बकरी को खाता है कौन, शेर, इसलिए शेर काय में आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में। अब ट्रिक से समझिए, बोलिए मैडम ट्रिक से समझाइए। देखिए जो जानवर को खाता है, किसको खाता है, जानवर को, वो काय में आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता में। सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि जो जानवर को खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है। और जो जानवर को नहीं खाता, पेड़ पौधे फल सब्जियां खाता है, वो प्राइमरी उपभोक्ता में आता है, जैसे गाय बकरी और क्या कहते हैं, हिरण, ठीक है ना। तो हिरण गाय बकरी काय में आती है, प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये घास फूस फल फ्रूट खाती है। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, तो शेर बाघ और लोमड़ी। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जानवर को खाते हैं, हिरण को गाय को बकरी को खाते हैं, ठीक है ना। तो शेर किसको खाता है, बकरी को खाता है, इसलिए शेर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो क्या करता है, जानवर को खाता है। समझ रहे हैं ना कि सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, तो आप डायरेक्ट लिख देना कि शेर बाघ और कौन आता है, लोमड़ी आती है सेकेंडरी कंज्यूमर में। और ये जानवर को खाते हैं। कौन से जानवरों को खाते हैं, तो क्या ना, गाय को, हिरण को और बकरी को खाते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम तृतीयक कंज्यूमर के बारे में समझ लेते हैं कि तृतीयक कंज्यूमर, हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम तृतीयक कंज्यूमर को समझने वाले हैं कि तृतीयक कंज्यूमर काय में आते हैं और कौन से जानवर कहलाते हैं। देखिए प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, पौधे, आप जानते हैं, समझ चुके होंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, पौधे, और पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, मालूम है आपको। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, पौधों को खाने वाले, जैसे हिरण है, गाय है ना, बकरी है, ये क्या कर रहे हैं, पौधों को खाते हैं, तो ये काय में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले काय में आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में, जैसे शेर, है ना, और क्या कहते हैं अपना ये यात्रा भेड़िया, शेर भेड़िया, ये सब क्या काय में आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर में, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ गए, भेड़िया शेर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में भेड़िया शेर आते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि हिरण है, बकरी है, गाय है ना। प्राइमरी कंज्यूमर में हिरण बकरी गाय आते हैं। हिरण बकरी गाय काय को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, है ना। तो पौधों को खाने वाले कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, है ना। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वह कौन है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि शेर को, भेड़िए को, है ना, इन सबको खाने वाले, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए घास बकरी खाती है ना, तो बकरी काय में आ गई, प्राइमरी कंज्यूमर में। क्यों, क्योंकि बकरी किसको खा रही, घास को। भेड़िया किसको खाता है, बकरी को, तो भेड़िया काय में आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी भेड़िया प्राइमरी कंज्यूमर को यानी बकरी को खाता है, बकरी खाती है घास को, बकरी काय में आ गई, प्राइमरी कंज्यूमर में। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो भेड़िया है यानी सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, तो याद रखना कि जो बाज होता है ये भेड़िए को खाता है ना। और बाज का भेड़िए को खाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, वरना क्या होगा, भेड़िए शेर इन सब की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और अगर शेर भेड़िए की जनसंख्या बढ़ गई तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो तृतीयक कंज्यूमर इसका होना जरूरी है। यानी तृतीयक कंज्यूमर में कौन आता है, बाज आता है। कौन आता है तृतीयक कंज्यूमर में, बाज। और बाज किसको खाता है, भेड़िया को खाता है, शेर को खाता है। अब देखिए बाज काय में आ गया, तृतीयक कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है, बाज आता है। और बाज किसको खाता है, भेड़िए को और शेर को खाता है, क्योंकि बाज भेड़िया को खा रहा है ना, इसलिए बाज काय में आ गया,
तृतीयक कंज्यूमर में, क्योंकि भेड़िया को खा रहा है, शेर को भी खाता है। ठीक है, अब ट्रिक से समझना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए तृतीयक कंज्यूमर में कौन आता है, तो लिखना कि बाज तृतीयक कंज्यूमर में आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ लिखना कि जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, ठीक है, और फूड चेन के सबसे ऊपर आते हैं, है ना, फूड चेन के सबसे ऊपर। देखिए यहाँ लिखा है फूड चेन, ये एग्जाम लाइन है, लिखना फूड चेन। अभी आपको पूरा टॉपिक समझाएंगे हम, ठीक है, बाकी ये एग्जाम लाइन है कि इसको नोट करके लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, कि जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, है ना, और फूड चेन के सबसे ऊपर। देखिए ये एक तरह की फूड चेन ही बनी है ना, क्या बना है ये एक तरह का फूड चेन ही है, समझ रहे हैं आप। तो जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं और फूड चेन के सबसे ऊपर आते हैं, उन्हें तृतीयक कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी तृतीयक कंज्यूमर कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए घास को कौन खा रहा? बकरी काय में आ गया प्राइमरी कंज्यूमर में, बकरी को कौन खा रही है? भेड़िया, तो भेड़िया काय में आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर में, और भेड़िया को कौन खाता है? बाज, तो बाज काय में आ गया तृतीयक कंज्यूमर, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता में बाज आता है। आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है, यानी तृतीयक कंज्यूमर में कौन आता है, तो लिखिए आएगा आंख बंद करके कि बाज तृतीयक कंज्यूमर में आता है, क्योंकि यह भेड़िए को खाता है। समझ में आया? अब आगे समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए अभी आपको हम क्या समझा चुके हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, और तृतीयक तीसरा कंज्यूमर क्या होता है। ये आपको पूरा क्लियर करा दिया, खत्म कर दिया। अब इसी कंज्यूमर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक कंज्यूमर में, देखिए फूड वेब भी आया और फूड चेन भी आया। देखिए अभी आपके माइंड में ये कंफ्यूजिंग होगा कि फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। इसी कंफ्यूजन को अब भी हाल हम यहाँ पर दूर कर देंगे। तो देखिए सुनिए, देखिए अब आपके माइंड में क्या सवाल है कि फूड चेन क्या होता है। हाँ मैडम बताइए फूड चेन क्या होता है। देखिए फूड का मतलब क्या होता है? खाना, जो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। और चेन का मतलब क्या होता है? एक लंबा सा धागा, एक लंबा सा धागा। चेन का मतलब ये क्या हो गया? एक लंबा धागा। तो फूड यानी खाना और चेन मतलब धागा। अब फूड चेन ये है क्या? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या है फूड चेन, क्या है बताइए, क्या है क्या बताइए। तो देखिए जैसे मान लीजिए घास है ना, मान लो आपके माइंड में एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा जंगल है, और जंगल में जमीन पे क्या होता है? घास ही तो होती है, कुछ और थोड़ी ना होता है। तो जमीन पे क्या है? घास है, और उस घास को खरगोश आकर खाता है। घास को कौन आकर खाता है? चलो मान लो हिरण आके खाती है। घास को कौन खा रही है? हिरण। ठीक है, तो हिरण ने किसको खाया? घास को। और घास काय में आती है? कंज्यूमर में। और हिरण काय में आता है? प्राइमरी कंज्यूमर में। अब हिरण को कौन खाता है? शेर। शेर किसको खाता है? हिरण को। ठीक है, अब शेर को कौन खाता है? बाज। अब जाहिर सी बात है ना, अगर बाज शेर को नहीं खाएगा तो हमारे जो धरती का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अगर मान लो पूरी धरती पर शेर ही शेर इकट्ठा हो जाए, शेर की जनसंख्या बढ़ जाए, अगर शेर ना मरे तो हमारे धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे धरती पर डायनासोर आए थे, जिनका खात्मा होना ही बहुत मुश्किल हो गया था, तो हम लोगों जी पा रहे थे? हम लोगों का तो बिल्कुल खत्म हो गया था, इंसान तो रह ही नहीं गए थे। ठीक है, तो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए बाज का होना जरूरी है, क्योंकि बाज किसको खाता है? शेर को। ठीक है, तो एक जंगल में घास है, और घास को कौन खा दिया? हिरण। हिरण घास को खा रहा है, और उधर से क्या कौन आ गया? शेर। अब शेर आया और शेर ने आके किसको खा लिया? हिरण को। शेर ने किसको खा लिया? हिरण को। अब ऊपर से आया बाज, और बाज को किसने खा लिया? शेर ने। बाज को किसने खा लिया? शेर ने। तो यही एक प्रकार की क्या बन गई? फूड एक चेन, कि घास कौन खाएगा? हिरण। हिरण को कौन खाएगा? शेर। शेर को कौन खाएगा? बाज। तो ये क्या हो गई? एक चेन। मतलब खाना केवल एक रास्ते से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? केवल एक रास्ते से। तो एक रास्ते से खाना अगर आता है तो वो क्या हो जाती है? एक प्रकार की चेन, एक लंबी सी चेन। क्यों? क्योंकि खाना भैया एक रास्ते से आ रहा है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है बताइए फूड चेन क्या है, तो कहना कि जब खाना सिर्फ एक ही रास्ते से आए, यानी घास को केवल हिरण खाए, हिरण को शेर खाए, और शेर को बाज खाए, तो वो क्या हो जाता है? एक प्रकार की फूड की चेन, क्योंकि खाना कहाँ से आ रहा है? एक ही रास्ते से आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए फूड वेब क्या है। देखिए फूड का मतलब क्या होता है? खाना। और वेब का मतलब होता है एक जाल, एक लंबा सा जाल। आप बोलोगे जाल मतलब कैसे? देखिए जाल का मतलब वो नहीं कि हम किसी जानवर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर डालते हैं जाल, वो जाल नहीं। जैसे मान लो उसी जंगल में, है ना, देखिए घास है, अब घास को ही खरगोश भी खाता है। ठीक है, आपने सुना होगा। और हिरण भी किसको खाती है? घास को। तो देखिए घास जो कंज्यूमर में आता है,
और प्राइमरी कंज्यूमर में खरगोश भी खा रहा है, हिरण भी खा रहा है ना, घास को तो दो जने खा रहे हैं। अब जो शेर है ना, ये शेर हिरण को खाता है। अब शेर के पास दूसरा ऑप्शन है कि शेर खरगोश को भी खा सकता है। भेड़िया ये हिरण को भी खा सकता है और खरगोश को भी खा सकता है, भेड़िया, ओ माय गॉड। ठीक है, तो भेड़िया खरगोश को भी खाएगा और हिरण को भी खाएगा। तो जब इनके पास में, शेर के पास में और भेड़िया के पास में खाने के कई सारे रास्ते, मतलब खाना हर रास्ते से आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो जब खाने के कई सारे रास्ते आते हैं ना, तो वो हो जाती है एक प्रकार की फूड की वेब, यानी खाने का जाल। कि अगर मेरे पास खाने के लिए, अगर शेर के पास खाने के लिए खरगोश नहीं है तो वो हिरण खाएगा, भेड़िए के पास में अगर हिरण खाने के लिए नहीं है तो वो खरगोश खाएगा। सोच लीजिए या मान लीजिए कि अगर शेर के पास में और भेड़िए के पास में खरगोश भी नहीं हो और हिरण भी नहीं हो खाने के लिए, तो वो क्या खाएंगे? तो याद रखना कि वो किसी और जानवर को खाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे, है ना। अधिकतर क्या होता है कि हमारे धरती पर केवल और केवल फूड वेब ही चलता है, यानी खाने का जाल, है ना। आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, जानवर हो, ये क्या करते हैं, अगर इनको हिरण नहीं मिला तो खरगोश खाएंगे, खरगोश नहीं मिला तो गाय खा जाएंगे, गाय नहीं मिली तो बकरी खा जाएंगे। तो ये फूड वेब में ही आते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ना, ये फूड वेब में ही आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी और अन्य जीव को शिकार करके खा जाते हैं, ठीक है ना। तो फूड वेब में कौन आ गया कि जो खाने के, फूड वेब में खाना कई रास्तों से आता है, तो वो क्या है, खाने का एक प्रकार का जाल। क्योंकि शेर खरगोश खाएगा, शेर को अगर खरगोश नहीं मिला हिरण को खा जाएगा, अगर शेर को हिरण नहीं मिली तो बकरी को खा जाएगा, अगर शेर को बकरी भी नहीं मिली तो शेर क्या करेगा, गाय को खा जाएगा। तो ये कई सारे रास्ते खाने के, किसके खाने, शेर के खाने और भेड़िए के खाने, कई सारे रास्ते, उसके लिए खाना कई रास्तों से आएगा। तो वो क्या है, फूड वेब, यानी खाने का एक जाल। अब देखिए बाज, अब बाज किसको खाता है, शेर को। अगर बाज के पास शेर खाने को ना हो तो बाज किसको खाएगा, भेड़िए को। अगर बाज के पास में भेड़िया भी नहीं है तो बाज फिर कबूतर को खाता है, किसको खाता है, कबूतर को खाएगा, है ना, चिड़िया को खाएगा, मिट्ठू को खाएगा, कौन, बाज। क्योंकि बाज तो भैया आसमान में ऐसे ऐसे करके पंख फैला के आसमान में उड़ता है ना, सही है कि नहीं। तो बाज क्या करेगा, फिर कबूतर को खाएगा। अगर भूखा तो नहीं मरेगा, बाज क्या है, भूखा तो मर नहीं सकता, ठीक है। तो इसके पास क्या, खाने के कई सारे रास्ते, खाना कई रास्तों से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फूड की वेब, यानी खाने का जाल। लेकिन अगर बाज के पास में खाना एक ही रास्ते से आ रहा है, यानी बाज सिर्फ शेर को खाएगा, तो वो होता है फूड चेन, ठीक है। लेकिन अभी इस समय में हमारे पास फूड चेन नहीं है, हम भी कई सारे खाने के रास्ते हमारे पास में है। जैसे मान लीजिए मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, मान लो एक राजू को लेते हैं, किसको ले लेते हैं, राजू को। ये कौन है, राजू, क्या है इसका नाम, राजू। अब मान लो राजू क्या करता है, दाल खाता है, ठीक है, और राजू क्या करता है, चावल को भी खाता है ना। राजू दाल भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है। अब राजू के पास में क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है खाने का, खाने आने का रास्ता कितना हो गया, एक रास्ता ही खाने आने का, है ना, सिर्फ दाल और चावल, है ना, एक रास्ता है। तो ये काय में आ गया राजू, फूड की चेन में, काय में आ गया फूड चेन में। क्यों, क्योंकि बेचारे के पास में खाने का तो एक ही रास्ता है ना, खाना कहाँ से आ रहा है, एक रास्ते से, केवल दाल चावल, डेली राजू दाल चावल ही खाता है। लेकिन यही राजू क्या करेगा, कभी दाल चावल खाएगा, है ना, और कभी कभी सब्जी रोटी खाएगा, ठीक है, कभी क्या करेगा, सब्जी रोटी खा लेगा, ठीक है, कभी कभी दही चावल खा लेगा, है ना, और कभी कभी फल फ्रूट भी खा लेगा। कौन, राजू, है ना। ये कौन है, राजू है। क्या नाम है इसका बेटा, राजू। राजू हेरा फेरी मूवी में देखा था ना, एक था राजू, है ना। तो ये राजू क्या करेगा, दाल चावल खाएगा, कभी सब्जी रोटी खाएगा, कभी फल फ्रूट खाएगा, कभी दही चावल खाएगा, है ना। तो इसके पास में खाने के कई सारे ऑप्शन है, मतलब इसके पास ना खाना कई रास्तों से आ रही है। अगर दाल चावल नहीं है तो सब्जी रोटी खा लो, सब्जी रोटी नहीं है तो दही चावल खा लो। तो रास्ते, कई रास्तों से क्या आ रही है, खाना, है ना। तो ये काय में आ गया, फूड वेब में, फूड की वेब, यानी खाने के जाल में आ गया, काय में आ गया, खाने के जाल में। तो राजू अगर डेली एक ही रास्ता खाने का रहेगा, यानी दाल चावल डेली खा लिया है, एक रास्ते से ही खाना आ रहा है, तो वो फूड चेन में आता है। लेकिन राजू के कने, है ना, अगर दाल चावल भी खाने के लिए आ रहे हैं, है ना, एक रास्ते से सब्जी रोटी आ रही है, एक रास्ते से फल फ्रूट आ रहा है, तो खाने के कई सारे रास्ते और कई रास्तों से खाना आ रहा है, तो वो काय में आ गया, फूड की वेब में, काय में आ गया, फूड यानी खाने के जाल में। समझे आप कि क्या होता है, क्या कहते हैं फूड चेन और क्या होता है
फूड वेब, कि अगर फूड चेन है तो खाना केवल एक रास्ते से आएगा, है ना। तो घास को केवल हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, शेर को बाज खा लेगा, तो ये क्या हो गया, खाना एक रास्ते से आ रहा है तो फूड चेन। लेकिन अगर खाना कई रास्तों से आ गया तो क्या हो गया, फूड वेब, यानी कि खरगोश घास को भी खा लेगा, है ना, हिरण भी घास खा सकता है, ठीक है, शेर खरगोश भी खा सकता है। अगर शेर के पास खरगोश खाने के लिए नहीं है तो वह हिरण खा लेगा, ठीक है ना। और अगर ये दोनों नहीं है तो कोई और अन्य जीव को शिकार करके खा जाएगा, समझ रहे ना। बाज भी, अगर शेर नहीं है तो भेड़िए को खाएगा, और अगर दोनों ही नहीं है तो अन्य किसी और जीव को शिकार करके खा जाते हैं, तो ये बाज, तो ये काय में आ जाते हैं, फूड चेन में, फूड वेब में। तो फूड चेन क्या हो गया, एक रास्ता, है ना, खाने का आने का सिर्फ कितना रास्ता, एक रास्ता फूड चेन में। और फूड वेब में कई रास्ते, यानी खाने का जाल, खाने के आने के कई सारे रास्ते, तो काय में आ गया, फूड वेब में। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। चेन मतलब एक धागा, खाने के आने का एक रास्ता, और फूड वेब यानी खाने का जाल, कि खाने का आने के कई सारे ढेर सारे रास्ते, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से खाना आ रहा है, तो क्या हो गया, फूड जाल। समझ गए आप लोग। अब आगे समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम समझने वाले हैं कि 10% नियम क्या होता है, यानी 10% रूल क्या होता है। देखिए अभी आप समझे कि फूड चेन क्या होता है ना। अभी आप क्या समझे, हमने फूड चेन समझा। अब सवाल क्या आता है, क्या सवाल आता है कि फूड चेन में पूरी ऊर्जा, है ना, पूरी ऊर्जा आगे क्यों नहीं जाती, मतलब आगे क्यों नहीं ढकेली जाती, है ना। जो फूड चेन है इसमें जो ऊर्जा होती है ना, जैसे कि एक जानवर खाना खाता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो आगे क्यों नहीं जाती है, आगे क्यों नहीं ढकेली जाती है ना। तो इसमें यही लिखा है कि अब सवाल क्या आता है कि फूड चेन में पूरी ऊर्जा आगे क्यों नहीं जाती। इसी को समझने के लिए हम पढ़ते हैं 10% का नियम। क्या पढ़ते हैं, 10% का नियम, कि आखिरकार फूड चेन में ऊर्जा आगे की तरफ क्यों नहीं ढकेली जाती। और उसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए 10% नियम। देखिए 10% नियम के अनुसार हर स्तर पर, है ना, 10% नियम के अनुसार हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव तक पहुंचती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 10% नियम क्या है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि 10% नियम क्या है, तो आप ऐसा लिखना कि 10% नियम के अनुसार हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव तक पहुंचती है। ये IMP क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अब देखिए मान लो घास में कितनी ऊर्जा है, 100%। 100% ऊर्जा किसमें है, घास में। हिरण को मिली 10%, हिरण को क्या मिली, 10% ऊर्जा। किसको मिली, हिरण को। और ऊर्जा किसको मिली, हिरण को। शेर को, हिरण की कितनी मिली, 1% ऊर्जा। देखिए कैसे समझिए, देखिए घास में कितनी है, 100% ऊर्जा, हिरण को मिली 10% ऊर्जा। हिरण क्या खाती है, घास, ठीक है ना। लेकिन देखिए घास में तो 100% ऊर्जा है, लेकिन हिरण को सिर्फ 10% ऊर्जा मिली, ठीक है। अब शेर है, शेर क्या खाता है, हिरण को, तो शेर को हिरण की सिर्फ 1% ऊर्जा मिली है। समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए बाकी सारी ऊर्जा कहाँ गई। अब आपके मन में ये सवाल है कि बाकी सारी ऊर्जा कहाँ गई, है ना। तो देखिए बाकी ऊर्जा चलने, सांस लेने, गर्मी में नष्ट हो जाती है। काय में, ऐसे ऐसे चलने में, है ना, सांस लेने में, और जो पसीना हमारे शरीर में आता है, गर्मी, उसमें नष्ट हो जाती है बाकी ऊर्जा। अब देखिए इसी वजह से फूड चेन लंबी नहीं होती, है ना, इसलिए वो ऊर्जा नहीं आगे बढ़ा पाती। कौन, फूड चेन आगे क्या नहीं बढ़ा पाती, ऊर्जा को। बड़े जानवर कम संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि उनके पास 1% ऊर्जा है, और 1% ऊर्जा से कैसे काम चलेगा, है ना। बड़े जानवरों में, जैसे शेर में, शेर को हिरण की 1% ऊर्जा मिली, तो बड़े जानवर क्या है, कम संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए 10% का नियम प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े जानवर अगर आ गए तो पूरा राज कर लेंगे पूरी धरती पर। जैसे डायनासोरों ने राज करा था ना हमारी धरती पर, ऐसे ही जो बड़े बड़े अगर जानवरों अगर आ गए, जैसे हाथी है, शेर है, ये बड़े बड़े जानवर है, अगर ये धरती पर आ गए तो हमारा धरती पर जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए 10% का नियम बहुत जरूरी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए 10% का नियम बहुत जरूरी है। तो 10% एनर्जी रूल, 100 10 1, समझ में आ गया। ओके
हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप समझ चुके कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। देखिए अब हम समझने वाले हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आप बोलोगे मैडम ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या। देखिए इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बैठता है कि बताइए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या, इसे क्या कहते हैं, इसकी प्रक्रिया बताइए, इसके उदाहरण बताइए, इसका अर्थ बताइए। तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटिव घूम कर आ जाए तो 2 लाइनें हमारी बताई हुई ही लिखना, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हिंदी में कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, अब ये जैव आवर्धन क्या होता है। देखिए बायो का मतलब होता है जीव, जैव जो चीजें जीवित हैं, जो चीजें जिंदा हैं, जो चीजें खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं, जागती हैं, ठीक है, उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, ठीक है, जन्म लेती हैं, मरती हैं, वो क्या हो गई जीव, यानी जैव, जिनमें जीव है, जिनमें जान है, वो काय में आते हैं जीव। तो बायोलॉजिकल मतलब जीव, और आवर्धन का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। किधर बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, वो क्या कहलाता है आवर्धन। तो बायो मतलब जीव, जैव आवर्धन मतलब बढ़ना, दोनों मिलके बने क्या, जैव आवर्धन। और इससे अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि बताओ जैव आवर्धन क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसकी प्रक्रिया बताइए, इसका अर्थ बताइए, इसका उदाहरण बताइए, तो 2 लाइनें हमारी बताई हुई ही लिखना, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसी 2 लाइनें लिखना। देखिए आप क्या लिखना, सिर्फ इतना सा माइंड में याद कर लेना कि खाद्य श्रृंखला में किधर जाते जाते ऊपर की ओर, ऊपर ऐसे ऊपर 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 जाते जाते विष की, विष मतलब जहर की मात्रा बढ़ती जाती है ना। खाद्य श्रृंखला में किधर जाते जाते, ऊपर जाते जाते विष यानी जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी को जैव आवर्धन मतलब जीवित बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए आगे, ठीक है, अब देखिए कैसे आप फिर भी नहीं समझे होंगे, है ना, लेकिन हर एक क्वेश्चन के सामने ऐसी 2 लाइन लिखना। अभी आपको और आगे समझाते जाएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आखिरकार है क्या। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए जल में थोड़ा सा जहर होता है, इतना सा, थोड़ी सी मात्रा में, और उस जहर का नाम है DDT का जहर। किसमें होता है, जल में। ठीक है, अब जो शैवाल है ये काय में रहती है, जल में। पानी में रहती है कौन, शैवाल। अब शैवाल अगर जल में रहती है तो जाहिर सी बात है वो जल को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है ना, पानी को पी लेती है। तो DDT का जहर उसमें अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जल में क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन शैवाल ने जल का ग्रहण किया, ठीक है, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में DDT का जहर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए छोटी मछली, ये छोटी मछली क्या करती है, कई शैवालों को खा लेती है, तो इसमें भी DDT का जहर बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में बढ़ गया। ठीक है, अब बड़ी मछली ने क्या करा, छोटी मछली को खा लिया, तो इसमें भी DDT का जहर और अधिक मात्रा में बढ़ गया। अब जो इंसान है, इंसान ने क्या खाई, मछली, छोटी भी मछली खा ली और बड़ी भी खा ली, तो इसमें क्या हुआ, अधिक मात्रा में और अधिक मात्रा में DDT का जहर बढ़ जाता है। यानी कि जो विषैला पदार्थ होता है जहर, ये क्या करता है, एक जीव से दूसरे जीव में जब आता है, प्रवेश करता है, तो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है ना। जैसे कि मान लो छोटी मछली से बड़ी मछली ने, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, तो DDT का जो जहर था, जो विषैला पदार्थ था, वो छोटी मछली से बड़ी मछली में जब आया तो वो जहर तो कम मात्रा में था, लेकिन वो जब उसके अंदर आया तो वो और अधिक मात्रा में बढ़ गया, क्योंकि हर किसी जीव का अपना अपना अलग अलग हार्मोन्स होता है। ठीक है ना, इंसान का अलग हार्मोन्स होता है, मछलियों का अलग होता है, ठीक है, जो शैवाल होती है उसका अलग हार्मोन्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो विषैला पदार्थ होता है जहर, वो एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करता है तो वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते, है ना, जैसे एक छोटी मछली से बड़ी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, तो क्या हुआ कि खाद्य श्रृंखला में किधर चलेगा, ये ऊपर जाते जाते विष यानी जहर की मात्रा क्या होती है, एक जीव से दूसरे जीव में और अधिक बढ़ जाती है ना। बढ़ना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब देखिए आप यहाँ से इतना समझ गए कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, कि एक जो विषैला पदार्थ है जहर, ये एक जीव से दूसरे जीव में अगर जाता है तो अधिक मात्रा में क्या होता है, ऐसे करके फैल जाता है। ठीक है, वही क्या होता है, जैव का आवर्धन। अब आगे चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम समझने वाले हैं एक और अगला पॉइंट कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या होता है और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे। आप बोलोगे मैडम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए बैलेंस्ड इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं संतुलित पर्यावरण, यानी हमारा जो पर्यावरण है ये कैसा बना रहना चाहिए, संतुलित। और इससे क्वेश्चन आते हैं, बताइए संतुलित पर्यावरण क्या होता है।
संतुलित पर्यावरण के 3 प्रकार बताइए, है ना, इसका 3 अर्थ बताइए, उदाहरण बताइए, परिभाषा बताइए, है ना। ऐसे संतुलित पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले आपको हम जो समझाएंगे 2 ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन, वही 2 इंपॉर्टेंट लाइन हर क्वेश्चन के आगे लिख के आना। आपको जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होगा ना, पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए माँ शारदा कोचिंग क्लासेस का ये चैनल को देख रहे हैं। अब देखिए आप नंदिनी मैडम पर भरोसा रखिए। अब देखिए बैलेंस्ड इकोसिस्टम, संतुलित पर्यावरण में अगर क्वेश्चन आता है बताइए संतुलित पर्यावरण क्या है, तो आप लिखना जब पर्यावरण में पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, फंगस सब बराबर ये क्या करते हैं, सही काम करते हैं, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम। कितने नाम थे, कितने नाम थे, यह जब पर्यावरण में, है ना, पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया और फंगस ये क्या करते हैं, बराबर सही काम करते, तो उसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। मान लीजिए आपका स्कूल है और आपके स्कूल में आप पढ़ते हैं क्लास 10th में, ठीक है, हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 या 7, हिंदी, इंग्लिश, गणित, बायोलॉजी, है ना, विज्ञान, साइंस, ये सब मिलाकर कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 6 से 7, ठीक है। अब अगर आप इन 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट मान लीजिए, 6 सब्जेक्ट पे आप बरोबर ध्यान देके पढ़ाई करते हैं, तो आप एग्जाम जब देने जाते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है। पहले हिंदी का पेपर आएगा, फिर इंग्लिश का आएगा 80 नंबर का, फिर गणित का आएगा, फिर बायोलॉजी का आएगा 80-80 नंबर का। तो आप हर पेपर में अगर आप डेली अगर अच्छी पढ़ाई किए होंगे पूरे 1 साल, तो आप सही साट पेपर लिख के आएंगे, और आपको संतुलित पेपर अगर आप लिख कर आएंगे, संतुलन बनाए रखेंगे अपनी पढ़ाई में, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसा ही हमारा पर्यावरण, यानी हमारे जो आसपास जो हमारा पर्यावरण है, इसमें भी होता है संतुलन, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। इसमें हमारे पर्यावरण में जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, है ना, छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना जो काम है ये बराबर यानी सही काम करते हैं, बराबर तरीके से सही काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। यानी हमारा पर्यावरण कैसा है, बैलेंस्ड है। अब एक उदाहरण से, जनरल उदाहरण से समझिए, जो अभी हम पूरे पार्ट में आपको समझाते आए हैं। जैसे घास है ना, अब ये घास कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। और शेर को कौन खा रहा है, बाज। अगर घास हिरण नहीं खाए तो घास बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा इकोसिस्टम है ये क्या होगा, ऐसे ऐसे संतुलित होगा, ऐसे ऐसे। तो ये संतुलित ना हो, बैलेंस्ड रहे, तो इसलिए घास को कौन खाती है, हिरण। अब हिरण कौन खाता है, शेर। अब देखिए अगर शेर हिरण को नहीं खाएगा तो जो हमारी घास है ये कम हो जाएगी, ये घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि हिरण क्या खाती है, घास ही तो खाती है, ठीक है। तो शेर को कौन खाता है, हिरण, ठीक है। और शेर, बाज किसको खाता है, शेर को। अगर शेर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तो हिरण पूरी तरह से हमारी धरती से खत्म हो जाएगी, इसलिए शेर का भी मरना बहुत जरूरी है। इसलिए बाज किसको खाता है, शेर को। तो ये सभी एक चेन में आ गए, फूड चेन। मैंने अभी आपको फूड चेन और फूड वेब में समझाया था। तो ये क्या होगा, ये अपने आप में क्या कर रहे हैं, खाद्य श्रृंखला कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी हमारा जो पर्यावरण है, उसको संतुलित बनाए रखने का काम कर रहे हैं। जैसे मान लो एक घर है और उस घर में मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, तो पापा जाते हैं काम करने और वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और घर में लाके देते हैं मम्मी को राशन, और मम्मी क्या करती है, वो खाना बनाती है, पकाती है और हमको खाना देती है। मतलब एक घर क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम है, पर्यावरण है। उस घर में रहने वाले सदस्य अगर अपना सही अपना जो काम है, मतलब उनकी जो जिम्मेदारी है, वो अगर काम सही तरीके से करते हैं तो वो घर का इकोसिस्टम होता है, और घर का इकोसिस्टम कैसा रहता है, संतुलित रहता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा पर्यावरण रहता है। इस पर्यावरण में जितने भी मौजूद जीव जंतु हैं, ये अगर अपना काम सही तरीके से करते हैं, है ना, ये अगर जानवर, पेड़ पौधे अगर अपना काम सही तरीके से करते हैं, तो हमारा जो पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है, ये संतुलित रहता है, यानी बैलेंस्ड रहता है, बिगड़ता नहीं है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इकोसिस्टम, यानी संतुलित पर्यावरण। जब पर्यावरण में पौधे, जानवर, छोटे छोटे से जीव, बैक्टीरिया, फंगस सब बराबर सही काम करते हैं, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम, मतलब हमारा संतुलित पर्यावरण। समझ में आया आपको कि क्या होता है बैलेंस्ड इकोसिस्टम, यानी संतुलित पर्यावरण। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक क्या है बताइए, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब तो आप जानते हैं पर्यावरण, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, हिंदी में,
ठीक है, अब ये क्या पर्यावरण में क्या समस्या आ रही है, देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए पर्यावरण की समस्या लिखिए, पर्यावरण में क्या समस्या आती है। पर्यावरण पर एक निबंध आ जाता है एग्जाम में कई कई बार, है ना, हिंदी में भी आ जाता है, बायोलॉजी में भी पूछता है, 5-5 नंबर में आ जाता है। 3 उदाहरण बताइए, अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, है ना, ऐसे पर्यावरण समस्या पे क्वेश्चन बन के आता है। तो आप क्या लिखिएगा मैं बताती हूँ। देखिए इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरण समस्या, जंगल कटना, ये क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे पर्यावरण की। कि हमारे पर्यावरण में जो हम इंसानों हैं ये जंगलों को काटते हैं, और अगर हम जंगलों को काट देंगे तो क्या हो गया, पेड़ कम हो जाएंगे, और अगर पेड़ कम हो गए तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें ऑक्सीजन, इंसानों को, जानवर को, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ से तो मिलता है, पेड़ पौधों को नहीं। जानवर और इंसान को ऑक्सीजन, हवा, सांस कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। और अगर हम इंसान जंगल की कटाई कर देंगे तो पेड़ कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी कम, तो जानवर घर खत्म, क्योंकि बेचारे जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में तो रहते हैं। अगर आप जंगल ही काट दोगे तो पेड़ कम, और पेड़ कम तो ऑक्सीजन भी कम, और अगर बेचारे जानवर बेघर हो जाएंगे, और अगर जानवर बेघर हो गए तो वो फिर पूरे जो धरती है उस पर आतंक मचा देंगे, ठीक है, वो आपको भी चैन से नहीं जीने देंगे। इसलिए कहते हैं कि पेड़ मत काटिए, पेड़ की रक्षा कीजिए, क्योंकि पेड़ हमेशा ऑक्सीजन भी देते हैं, पानी भी देते हैं, ठीक है, और जानवरों को रहने के लिए जगह भी देते हैं। और जानवरों का घर क्या है, जंगल ही तो जानवरों का घर है, और उसकी हम कटाई कर देंगे तो बेचारे जानवर रहेंगे कहाँ है। अगर जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर हम उनकी कटाई कर देंगे तो हम ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से, सही है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप लाइन लिखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा पर्यावरण समस्या में क्या क्या पर्यावरण समस्या, कहना कि जंगल को काटना नहीं चाहिए, अगर जंगल काट देंगे तो पेड़ कम हो जाएंगे, और पेड़ कम हो गया तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो गया तो जानवर का घर खत्म, और अगर जानवर का घर खत्म तो जानवर रहेंगे कहाँ। ऐसे आप लाइन अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रदूषण समस्या आएगी, अगर पर्यावरण में प्रॉब्लम आई तो प्रदूषण की समस्या आएगी, पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है, हवा जहरीली हो जाएगी, है ना, क्योंकि पेड़ का कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, है ना। और पेड़ क्या करते हैं, जो हवा रहती है उसको क्या करते हैं, शुद्ध बना के रखते हैं, वायु को क्या करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, कौन, पेड़ पौधे। तो प्रदूषण बढ़ेगा, पानी गंदा हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी, जहर खाने में घूमने लग जाएगा, जो खाना हम खाते हैं ना उसमें क्या घूमेगा, जहर घूमने लगेगा, ठीक है। हमें खाना कौन देते हैं, पेड़ पौधे तो हमें खाना देते हैं इंसानों को, जानवरों को, सही है गलत है। अब देखिए शिकार अगर आप ज़्यादा करते हैं तो शेर खत्म हो जाएंगे, और अगर शेर खत्म हो गए तो हिरण बढ़ जाएंगे, और अगर हिरण बढ़ गए तो जंगल ही खत्म, क्योंकि हिरण को क्या खाने को चाहिए, घास, ठीक है। मैंने यहाँ बताया ना कि घास कौन खाती है, हिरण खाती है, तो हिरण को क्या खाने के लिए चाहिए, घास। और अगर घास अगर ज़्यादा खाने लग गई हिरण, क्योंकि हिरण की जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि शेर खत्म हो जाएंगे, तो शेर किसको खाते थे, हिरण को, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण था वो संतुलित रहता था। लेकिन अगर शेर कम हो गए, शेर बिल्कुल खत्म ही हो गए, तो हिरण की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और हिरण की जनसंख्या बढ़ गई तो वो क्या कर देंगे, वो पेड़ पौधों को खाएंगी, है ना, घास को खाएगी, तो जंगल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि इन चारों कारणों से, जंगल का कटना, प्रदूषण का बढ़ना, शिकार ज़्यादा करना, इन तीनों कारणों अगर होने लग गए तो हमारा जो पर्यावरण है इसमें समस्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, और हमारा जो पर्यावरण है ये संतुलित नहीं रहेगा, और पर्यावरण का संतुलित रहना बहुत जरूरी है, वरना धरती का विनाश, धरती बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको उदाहरण से मैं एक और चीज़ समझाती हूँ कि जब बैलेंस इकोसिस्टम मतलब संतुलित पर्यावरण टूटता है तभी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण प्रॉब्लम यानी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए बैलेंस इकोसिस्टम मतलब संतुलित पर्यावरण का होना जरूरी है, वरना इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी पर्यावरण में समस्या आने लग जाएगी, और अगर पर्यावरण में समस्या आई तो हमारा पूरा देश, हमारी पूरी धरती खत्म हो जाएगी। आपको समझ आ गया होगा कि क्या कहते हैं बैलेंसेड इकोसिस्टम क्या होता है, यानी हम संतुलित पर्यावरण, और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम यानी पर्यावरण समस्या क्या होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आर इन्वॉल्वमेंट का अब हम आखिरी पॉइंट जो समझने वाले हैं कि 3R का नियम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा सवाल है, ये आखिरी पॉइंट है आर इन्वॉल्वमेंट का। देखिए आप बोलोगे मैडम बता दीजिए, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो गया, हम बहुत थक गए प्यारे बच्चों। ओके ये इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए ये चैप्टर को इस वाले टॉपिक को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। देखिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये है 3R का नियम।
इसके अंदर रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल आता है। देखिए क्या होता है रिड्यूस, क्या होता है रीयूज और क्या होता है रिसाइकल, हम आपको समझाएंगे। आपके माइंड में आएगा क्या है मैडम बताइए, है ना। अब देखिए रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। जैसे कि मान लो संसाधनों का कम प्रयोग करना ताकि कचरा कम बने, उसे कहते हैं रिड्यूस यानी कम करना। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछते कि बताइए रिड्यूस क्या है, तो आप कहना संसाधनों का कम करना या कम प्रयोग करना ताकि कचरा कम बने, उसे कहते हैं रीडीयूज, रीडीयूज। अब देखिए जरूरत से ज्यादा अगर आप पानी बहाओगे, नल चालू रखोगे, नल खुला रखोगे, तो पानी क्या होगा पूरा खत्म, है ना। फिर आप फिर से पानी कहाँ से लाओगे, है ना। जाओ दूर 10-20 किलोमीटर पानी लाओ, ठीक है, फिर आपको ही प्यासा मरना है, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज की को कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। पानी का कम इस्तेमाल, पानी को ढोलो मत, है ना, व्यर्थ मत बहाओ। अब देखिए ज्यादा पॉलीथीन, अगर आप ज्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो धरती है उस पर ज्यादा कचरा बढ़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा कचरा बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे कोई प्रॉब्लम है, हमें परेशानी है, ठीक है ना। तो यही है क्या रिड्यूस यानी किसी भी चीज को कम करना। अब है रीयूज, रीयूज का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से इस्तेमाल करना। देखिए रीयूज, रीयूज से आप समझ गए किसी चीज को दोबारा से इस्तेमाल करना। अब देखिए एक ही चीज को फेंकने से पहले फिर से काम में लाओ, तो वो क्या है रीयूज। क्वेश्चन पूछे रीयूज क्या होता है, तो कहना एक ही चीज को, किसी एक चीज को फेंकने से पहले फिर से काम में लाओ, तो वो होता है रीयूज। जैसे पुरानी बोतल है पानी की, है ना, आप उसे फेंके मत, नहीं तो प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। तो पुरानी बोतल को क्या करिए, गमले के रूप में इस्तेमाल करिए। एक गमले में मिट्टी भर के उसमें पौधा गाड़ दीजिए, तो शुद्ध हवा भी रहेगी और साथ ही साथ क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा, हवा ताजी मिलेगी, ठीक है। और पुरानी बोतल से हमारा प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा, और तो और प्रदूषण शुद्ध रहेगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पुराना डिब्बा है तो उससे पेंसिल स्टैंड बना लीजिए, ठीक है ना। प्लास्टिक का डिब्बा रहता है, डिब्बा काय का रहता है प्लास्टिक का, उससे क्या रहता है डिब्बा सालों साल आप मिट्टी में गाड़ के भी रखेंगे तो कभी ना ये सड़ेगा, ना टूटेगा, ना खराब होएगा, ठीक है। एक बार लोहा सड़ जाता है, ठीक है, लेकिन जो ये प्लास्टिक होता है ना ये कभी सड़ता नहीं है, और ये प्रदूषण को बहुत ज़्यादा खराब करता है धरती के। इसलिए जो पुराना डिब्बा है उससे आप पेंसिल स्टैंड बना लीजिए, कभी नहीं खराब होगा। पुराने कपड़े हैं जो आपके, जो आप पहनते हो ना, वो पुराने हो जाते हैं जो कपड़े, उनसे पोछा बना लीजिए घर में, फर्श पोछने का, ठीक है, ठीक है। तो घर के द्वारे रखने वाला पोछा बना लीजिए पुराने कपड़े से। तो किसी भी चीज का आपने रीयूज करा, यानी एक ही चीज को फेंकने से पहले क्या कर लिया आपने, फिर से काम में ले लिया, तो वो क्या हो गया, रीयूज हो गया, है ना। आप बोलोगे मैडम आज क्या हो गया है, आप बहुत खतरनाक लेवल का पढ़ा रहे हो। बेटा पढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ऐसा ही बनकर आते हैं, ठीक है। तो उदाहरण क्या है, फेंको मत, काम में किसी भी चीज को लाओ, फेंको मत ही काम में लाओ। तो आप समझ गए कि रिड्यूस क्या होता है और रीयूज क्या होता है। अब हम समझते हैं आखिरी पॉइंट, रिसाइकल क्या होता है। इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए आखिरी पॉइंट है आर इन्वायरमेंट का, कि रिसाइकल क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं रिड्यूस और रीयूज क्या होता है, अब रिसाइकल समझ लेते हैं। देखिए रिसाइकल मतलब नई चीज को बनाना, कोई सी भी वस्तु से किसी नई चीज को बना लेना, उसका मतलब होता है रिसाइकल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बताइए रिसाइकल क्या होता है, तो आप लिखना कि बेकार चीज से नई चीज बनाना रिसाइकल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा आप उदाहरण भी दीजिएगा, है ना। उदाहरण कागज से नया कागज बना लेना, ठीक है, क्योंकि कागज कैसे बनता है, पेड़ से बनता है, ठीक है। तो पेड़ की ज्यादा कटाई होगी तो हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा, इसलिए कागज से क्या कर लो, नया कागज बना लो, है ना। कागज को व्यर्थ मत जान दो, कागज अगर आप व्यर्थ जान दोगे फेंकोगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कागज से नया कागज बना लिया। प्लास्टिक से कुर्सी या बाल्टी बना ली, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। कचरा, कचरे का खाद बना लिया और खाद पेड़ों में डाल दी, मट्टी पौधों में डाल दिया, ठीक है। तो कचरे से खाद बन गई, प्लास्टिक से कुर्सी या बाल्टी बन गई, और कागज से एक नया कागज बन गया, तो वो क्या हो गया, रिसाइकल। मतलब नई चीज बनाना, बेकार चीज से नई चीज का बनाना। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए 3R नियम क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल क्या होता है। तो आप एग्जाम में लिखने लायक एक लाइन है कि 3R, देखिए यहाँ से समझाते हैं। 3R पर्यावरण का सिद्धांत है, रिड्यूस का अर्थ है संसाधनों का कम उपयोग करना, रीयूज का अर्थ है वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना, और रिसाइकल का अर्थ है कचरे से नई उपयोगी वस्तु बनाना। यही हो गया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। देखिए पहले रिड्यूस,
फिर रीयूज और आखिर में रिसाइकल। आपको ये तीनों पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है रिड्यूस, क्या होता है रीयूज और क्या होती है रिसाइकल, यानी 3R का नियम भी आप अच्छे से समझ गए। प्यारे बच्चों, आर इन्वायरमेंट चैप्टर आप पूरा क्लियर समझ गए हैं। हालांकि ये थोड़ा बड़ा था, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा होगा, ठीक है। आपको अगर अच्छा समझ में आया तो आप कमेंट में लिखना मैडम बहुत बढ़िया समझाया। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइएगा कि कहाँ मैंने गलती करी है, जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चों, आर इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा हो तो प्यारे बच्चों इससे आपका पता चलता है कि आप एग्जाम के लिए कितने सीरियस हो, ठीक है। आपको आई होप, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी के ऐसे ही कोई और नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री गणेशाय। प्यारे प्यारे 10th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंटों, राधे राधे।